आज की कहानी है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के शहर नवी मुंबई में एक इलाका है ओरण तालुका। इसी ओरण तालुका में एक 20 साल की लड़की रहा करती थी जिसका नाम यशश्री शिंदे था। यशश्री शिंदे पढ़ने में ठीक ठाक थी और उसे कंप्यूटर की भी जानकारी थी। इसीलिए 12वीं पास करने के बाद वह एक कंपनी में बतौर डाटा एंट्री ऑन ऑपरेटर काम करने लगती है। यशश्री शिंदे के परिवार में वो और उसके माता पिता रहते थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। 25 जुलाई 2024 यशश्री शिंदे रोज की तरह सुबह नौकरी के लिए अपने घर से निकलती है, लेकिन नौकरी पर जाने के बाद शाम को वह घर वापस लौटकर नहीं आती। घर वाले इंतजार करते हैं मगर यशश्री शिंदे घर नहीं आती। धीरे धीरे रात होने लगती है और फिर घर वाले लड़की को लेकर परेशान होने लगते हैं। इसके बाद परिवार वाले लड़की का जहां जहां भी संपर्क था, उसके जो साथी थे उन सब से बातचीत करते हैं कि तुम्हें कोई जानकारी है। परिवार के लोग अलग अलग सदस्यों से, पड़ोस वालों से, सभी से बातचीत करते हैं लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं चलता। रात भर उसे तलाशने की कोशिश करते हैं लेकिन जब वह नहीं मिलती तो परिवार के लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। इसके बाद अगला दिन आता है यानी कि 26 जुलाई। 26 जुलाई को परिवार के लोग नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस वाले लड़की की सारी जानकारी लेते हैं और उसकी फोटो आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों में भेज देते हैं। 27 जुलाई 2024 सुबह के आसपास का वक्त था। जोईनगर रेलवे स्टेशन के पास एक पेट्रोल पंप है और उसके पास थोड़ी दूरी पर कुछ झाड़ियां हैं। इसी रास्ते से कुछ लोग गुजर रहे थे। गुजरते हुए लोगों को कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दी। जब देखा तो ऐसा लग रहा था कि कुत्ते किसी चीज को खींच रहे थे। एक आदमी पास जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह व्यक्ति देखता है कि कुत्ते एक लाश को नोच रहे थे। यह मंजर देखकर वह तुरंत पुलिस को फोन करता है और लाश के बारे में बताता है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो लाश की हालत देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। लाश इतनी बुरी हालत में थी कि पहचानना मुश्किल हो रहा था। उस युवती के कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर अनगिनत चाकू के घाव थे और उसके बाल पूरी तरह से खींचे गए थे। युवती के प्राइवेट पार्ट को भी पूरी तरह कुचला या रौंदा गया था। ये देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। जांच के दौरान पुलिस को याद आया कि एक दिन पहले ही यशश्री शिंदे नाम की एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस को शक हुआ कि कहीं ये लाश उसी लड़की की तो नहीं है। इस शक की पुष्टि के लिए पुलिस ने शव की पहचान करवाने के लिए यशश्री के माता पिता को बुलाया। जब माता पिता ने लाश देखी तो वे शोक में डूब गए। वह लाश यशश्री शिंदे की ही थी। अब सवाल यह उठता है कि यशश्री की हत्या क्यों और किसने की। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 2019 में लौटना होगा। 2019 में जब यशश्री 16 साल की थी और 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसका ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई में ही था। लेकिन इसी दौरान उसकी मुलाकात दाऊद शेख नाम के एक लड़के से हुई। जब यशश्री स्कूल से लौटती थी तो दाऊद उसे फॉलो करता था और उससे देखता रहता था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। यशश्री की उम्र छोटी थी और उसने बिना कुछ सोचे समझे दाऊद को अपना दोस्त बना लिया। वक्त के साथ दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और वे सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे के काफी करीब आ गए। यशश्री अपनी पढ़ाई छोड़कर सारा समय दाऊद के साथ बिताने लगी। जब यह सब यशश्री के माता पिता को पता चला तो उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उनकी बेटी इतनी कम उम्र में इस तरह की चीजों में उलझ जाए। उन्होंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की कि उसे इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन यशश्री ने माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार परेशान होकर यशश्री के परिवार ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में दाऊद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि दाऊद शेख नाम का एक टैक्सी ड्राइवर बार बार उनकी लड़की को परेशान करता है। दाऊद शेख जो ऑटो चलाता था यशश्री के पीछे पड़ा रहता था, जिससे उसका परिवार बेहद चिंतित हो गया। चूंकि यशश्री नाबालिग थी इसलिए दाऊद के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धाराएं भी लगाई गईं। इस शिकायत के बाद पुलिस ने दाऊद को गिरफ्तार कर लिया। दाऊद शेख कर्नाटक का रहने वाला था, लेकिन कुछ समय से वह नवी मुंबई में ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। वह लगभग 1.5 महीने तक जेल में रहा, लेकिन रिहा होने के बाद वह मुंबई छोड़कर कहीं गायब हो गया। पुलिस ने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। 2024 इस समय तक यशश्री बड़ी हो चुकी थी। अब वह कॉलेज पास कर चुकी थी। उसकी उम्र 20 से 21 साल हो गई थी और उसे घर में भी ज्यादा रोक टोक नहीं होती थी। दाऊद और
और यशस्वी ने फिर से बातें करना शुरू कर दी और उनका प्यार फिर से परवान चढ़ने लगा। यशस्वी अब डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम कर रही थी, इसलिए उसे घर से पूरी छूट मिल चुकी थी। 25 जुलाई 2024 को यशस्वी ने अपने माता पिता से कहा कि वह अपने करीबी दोस्त के घर जा रही है और वहां से नौकरी पर चली जाएगी। वह सुबह 10 बजे घर से निकली, लेकिन जब शाम तक वह घर नहीं लौटी तो माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने यशस्वी के दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि वह अपने दोस्तों के घर गई ही नहीं थी। अब माता पिता को डर सताने लगा था कि उनकी बेटी कहाँ है और किस हालत में है। जब यशस्वी के बारे में कुछ पता नहीं चला तो माता पिता ने पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने भी इस चीज को गंभीरता से लिया और तुरंत यशस्वी की तलाश शुरू की। 27 जुलाई 2024 को पुलिस को यशस्वी का शव नवी मुंबई के एक लोकल रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में मिला। शव की हालत इतनी खराब थी कि उसके हाथ पैर की हड्डियां तक तोड़ दी गई थीं। शरीर पर चाकू के वार और पत्थर से कुचलने के निशान थे। पुलिस को शव के पास एक मोबाइल मिला जो यशस्वी का ही था। जब पुलिस ने मोबाइल की जांच की तो पता चला कि यशस्वी ने आखिरी बार किसी नंबर पर कई बार कॉल करने की कोशिश की थी। जब पुलिस ने वो नंबर खंगाला तो पता चला कि वह नंबर दाऊद शेख का था। अब पुलिस और यशस्वी के परिवार वालों का शक दाऊद पर ही गया। परिवार ने पुलिस से कहा कि दाऊद ने ही यशस्वी की हत्या की है, क्योंकि वह अपने पुराने बदले को पूरा करना चाहता था। जब पुलिस ने दाऊद को पकड़ना चाहा तब तक वह मुंबई छोड़कर फरार हो चुका था। पुलिस उसे तलाश कर रही थी और उनका मानना था कि दाऊद ने ही यशस्वी की हत्या की है। लेकिन इस हत्या के पीछे का असली कारण क्या है? पुलिस ने दाऊद को ढूंढने के लिए सभी संभावित तरीकों का सहारा लिया। उन्होंने उसके बारे में सारी जानकारी जुटाई और एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम का काम था दाऊद को किसी भी तरह से ढूंढना। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लोगों से पूछताछ की और उसके मोबाइल का लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की। आखिरकार 30 जुलाई 2024 को पुलिस को बड़ी सफलता मिली। उन्हें जानकारी मिली कि दाऊद शेख कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में शाहपुर की पहाड़ियों में छिपा हुआ है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और सुबह 5 बजे के करीब दाऊद को गिरफ्तार कर लिया। यशस्वी की लाश 27 जुलाई को मिली थी और उसके कुछ ही दिन बाद दाऊद पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस उसे गिरफ्तार कर मुंबई थाने लाती है और उससे पूछताछ करती है। पहले तो वह सवालों को टालने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस के सख्त रवैये के कारण आखिरकार वह टूट जाता है। दाऊद कबूल करता है कि उसने ही यशस्वी की हत्या की थी। दाऊद को यशस्वी और उसके परिवार वालों से बदला लेना था, क्योंकि उसे यशस्वी के माता पिता ने ही पुलिस के हवाले किया था और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत जेल भिजवाया था। उसने उस दौरान जेल में प्रताड़ना सही थी और अपनी जिंदगी को बर्बाद माना। दाऊद का प्लान पहले से ही तैयार था। जेल से निकलने के बाद उसने यशस्वी से फिर से दोस्ती की और धीरे धीरे अपने जाल में फंसाया। जब यशस्वी उस पर पूरी तरह से भरोसा करने लगी तो दाऊद ने अपना असली चेहरा दिखाया। 25 जुलाई 2024 को दाऊद ने यशस्वी को मिलने के लिए बुलाया था। उसने उससे कहा कि वह उसे अपनी बाइक पर घुमाने ले जाएगा। यशस्वी को कोई शक नहीं हुआ और वह दाऊद के साथ बाइक पर चली गई। दाऊद उसे एक सुनसान जगह ले गया जहां पहले से ही उसका एक दोस्त भी इंतजार कर रहा था। यशस्वी को उस समय तक शक नहीं हुआ, लेकिन जब दाऊद ने उसे अकेली देखकर उसके साथ जोर जबरदस्ती की तब उसे समझ आया कि वह एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। दाऊद और उसके दोस्त ने उसे बुरी तरह से पीटा, उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसका गला घोंटकर मार डाला ताकि यशस्वी की पहचान न हो सके। उन्होंने उसके चेहरे पर पत्थर मारा और लाश को रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में फेंक दिया। दाऊद शेख और उसके साथी ने जिस बेरहमी से यशस्वी की हत्या की वह न केवल हैरान करने वाली थी बल्कि समाज को भी झकझोर देने वाली थी। यह घटना दिखाती है कि किस तरह से नफरत और बदले की भावना इंसान को एक राक्षस में बदल सकती है। यशस्वी शिंदे की मौत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि समाज में ऐसे लोग हैं जो कभी भी किसी का भरोसा तोड़ सकते हैं और उनकी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हम जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। किसी भी इंसान के साथ दोस्ती करने से पहले हमें उसकी पृष्ठभूमि, उसके व्यवहार और उसकी नीयत को भली भांति समझ लेना चाहिए। यशस्वी शिंदे की कहानी कई सवाल खड़े करती है और सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी सुरक्षा के प्रति वाकई सतर्क हैं।